बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे और स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा इज़ आल्सो कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसमें माइक्रोवेव रेडिएशन या रोटेशनल रेडिएशन इंटरेक्ट करती हैं मालिक्यूल के साथ, और मालिक्यूल लो रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में चला जाता है। मालिक्यूल जब रोटेट करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाते हैं। एक्चुअली माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा सिर्फ उन मालिक्यूल का होता है जो पोलर होते हैं, और पोलर मालिक्यूल में कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। इट मीन कि मालिक्यूल में डाईपोल क्रिएट हो जाता है, और मालिक्यूल का डाईपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होता है, यानी डाईपोल मोमेंट की कोई वैल्यू होती है दैट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो जब ये मालिक्यूल रोटेट करते हैं तो इनके डाईपोल मोमेंट चेंज हो जाते हैं। चूँकि डाईपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, जब मालिक्यूल रोटेट करते हैं तो डाईपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। और वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि ये क्वांटिटी चेंज हो गई है। चूँकि वेक्टर मैग्नीट्यूड भी वेक्टर्स का होता है और वेक्टर्स डायरेक्शन पर भी डिपेंड करते हैं। तो आइदर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, दोनों सूरतों में वेक्टर चेंज हो जाते हैं। डाईपोल मोमेंट भी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन चेंज होने से भी इनकी वैल्यू चेंज होती है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी में चेंज आ जाती है। तो जब ये मालिक्यूल रोटेट करते हैं, इन पर चूंकि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जहाँ चार्जेस होते हैं उनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाते हैं, और जब चार्जेस मूव करते हैं तो उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाते हैं। तो जब मालिक्यूल रोटेट करेंगे इनके इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होंगे, इनके मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होंगे, और उस सूरत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन मालिक्यूल के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और जब माइक्रोवेव रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इन मालिक्यूल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो मालिक्यूल माइक्रोवेव अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज आल्सो कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशंस विद मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिफाइन करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। अब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन विद मैटर। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन विद मैटर। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, और चूंकि इसका ताल्लुक मालिक्यूल की रोटेशन के साथ है इसलिए इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। व्हेन अ मालिक्यूल अब्सॉर्ब्स माइक्रोवेव रेडिएशंस, इट जंप्स फ्रॉम लोअर रोटेशनल लेवल टू हाई रोटेशनल लेवल। इस प्रोसेस को कहेंगे माइक्रोवेव ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन। जब मालिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा तो मालिक्यूल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और मालिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में चला जाएगा। इस प्रोसेस को रोटेशनल ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे जब फैन चल रहा होता है, इसके रेगुलेटर की जब हम पोजीशन चेंज करते हैं, फैन की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अब फैन की फिजिकल पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन ये फैन जब इसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि ये हायर रोटेशनल लेवल में चला गया है। आपने फैन रुका हुआ है, इसकी रोटेशनल मोशन ज़ीरो है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, रोटेशनल एनर्जी भी ज़ीरो है। जब आपने स्विच ऑन किया और रेगुलेटर को पोजीशन 1 पे कर दिया तो ये फ़ैन स्लोली मूव करेगा, इसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी रोटेशनल एनर्जी कम होगी। हम कहेंगे ये फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में है। हालांकि जब पंखा बंद था तो भी वहीं पर था, जब फैन ऑफ था तो भी उसकी फिजिकल पोजीशन वही थी, और अब जब वो स्लोली मूव कर रहा है तो भी फिजिकली उसकी पोजीशन वही है। लेकिन हम कहेंगे कि अब ये
फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला गया है। और रेगुलेटर से जब आप इसकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे, जब आप इसको रेगुलेटर से 2 पे 3 पे 4 पे करेंगे तो इसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगरचे इस फैन की फिजिकल पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन हम कहेंगे कि ये हायर रोटेशनल लेवल में चला गया है। सिमिलरली जब मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है तो वो फिजिकली बेशक अपनी उसी जगह पर हो, लेकिन चूंकि अब उसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है तो हम कहेंगे कि इट हैज़ जंप फ्रॉम लोअर रोटेशनल लेवल टू हायर रोटेशनल लेवल, और इस प्रोसेस को कहेंगे माइक्रोवेव ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन। और ये रोटेशनल ट्रांजिशन उसी सूरत में होती है अगर मॉलिक्यूल पोलर हो, यानी पोलर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल होगा, यानी उनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। रोटेशनल ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल, और जिन मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल होता है वो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर पोलर एंड दे हैव नॉन जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा प्रीवियस लेक्चर में हमने म्यू से रिड्यूस मास को भी रिप्रेजेंट किया है, और माइक्रो के साइन को भी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब हम माइक्रो सीमन या माइक्रोमीटर लिखते हैं तो माइक्रो के लिए भी सिंबल म्यू की यूज़ होती है। तो ये अब हमने जहन में रखना है कि म्यू स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड मास as well as mu stands for dipole moment and also mu stands for micro. Similarly हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि कैपिटल आई से आयनिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैपिटल आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। और जब मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे इनके डाइपोल मोमेंट चेंज होंगे। उनकी अगर मैग्नीट्यूड नहीं भी चेंज होगी तो भी डायरेक्शन चेंज होगी, तो हम कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। और जब frequency of change in dipole moment will be equal to frequency of microwave radiation, then molecule will absorb microwave radiation and they will jump from lower rotational level to high rotational level. जब molecule की डाइपोल मोमेंट में चेंज की फ्रीक्वेंसी, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन डाइपोल मोमेंट बिकम्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, देन मॉलिक्यूल्स जंप फ्रॉम लोअर रोटेशनल लेवल टू हाई रोटेशनल लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल ही माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं। अब ये पोलर मॉलिक्यूल की कुछ एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। घरों में हम माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में हम खाने पीने की चीज़ें रख के उनको माइक्रोवेव रेडिएशन उनको एक्सपोज करते हैं। तो जितनी भी हमारी एडिबल्स हैं इनमें कोई और पोलर मॉलिक्यूल अगर ना भी हो तो वाटर तो हर खाने की चीज़ में होता है। एडिबल चीज़ें जितनी भी हैं, कोई सालन हो, दूध हो, कोई और चीज़ हो, उसमें वाटर ज़रूर होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन चूँकि पोलर हैं, वाटर के मॉलिक्यूल चूँकि पोलर हैं, वो रोटेट करते हैं और माइक्रोवेव रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करके लोअर रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में चले जाते हैं। उनकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, एंड इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी causes increase in temperature because kinetic energy is directly proportional to temperature. तो जब वाटर के मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो उनका इसलिए उस सैंपल का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पोलर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें परमानेंट डाइपोल होते हैं, इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है। अब पोलर मॉलिक्यूल में पार्शियल चार्जेस होते हैं। एट सम पार्ट्स देयर आर पार्शियल नेगेटिव charges and at some other part of molecule there are partial positive charges. तो मॉलिक्यूल में जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे,
और मॉलिक्यूल में, पोलर मॉलिक्यूल में जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यानी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस तरह मॉलिक्यूल एज परमानेंट डाइपोल बिहेव करेगा। द रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल हैव ऑसिलेटिंग डाइपोल विच इंटरेक्ट्स विद माइक्रोवेव्स। तो पोलर मॉलिक्यूल जब रोटेट करेंगे तो इनके डाइपोल मोमेंट भी चेंज होंगे, और ये डाइपोल मोमेंट इंटरेक्ट करेंगे माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ, क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं, और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं। तो माइक्रोवेव रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हम रोटेशन ऑफ HCl को देखते हैं। ये देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के ज़्यादा करीब होगी, तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन की चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह HCl का मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल के तौर पे बिहेव करेगा। द रोटेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल की पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, पोलर मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, और जब पोलर मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं तो उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाते हैं। The electric and magnetic field of polar molecules interact with electric and magnetic fields of microwave radiation। ये वो बात है जो हम पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोवेव रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी माइक्रोवेव रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं, और पोलर मॉलिक्यूल में भी, पोलर मॉलिक्यूल जब रोटेट करता है तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे माइक्रोवेव रेडिएशन के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएगी, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेंगे और माइक्रोवेव ट्रांजिशन होगी। ये देखें, ये पोलर मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज ये HCl है, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, यानी पोलर मॉलिक्यूल में एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होंगे, दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे। अब ये मॉलिक्यूल जब रोटेट करेगा, ये लेफ्ट टू राइट देखें मॉलिक्यूल की रोटेशन, ये पॉजिटिव पार्ट पहले ऊपर की तरफ है, फिर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया, देन अगेन ये वर्टिकल पोजीशन में आया, लेकिन अब पॉजिटिव पार्ट नीचे और नेगेटिव पार्ट ऊपर है। जब फर्दर रोटेशन होगी तो मॉलिक्यूल फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, अब पॉजिटिव पार्ट लेफ्ट साइड पे और नेगेटिव चार्ज राइट साइड पे। अगेन मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट ऊपर और नेगेटिव पार्ट नीचे, और अगेन जब रोटेट करेगा तो पॉजिटिव पार्ट राइट साइड पे और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे। ये देखें, ये पोलर मॉलिक्यूल की ऊपर पोलर मॉलिक्यूल की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो किया गया है, और नीचे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। देखें, जब मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट नीचे था तो डाइपोल मोमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी इस वेक्टर क्वांटिटी को चूंकि हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो का साइन, इस एरो का हेड नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो जब मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट नीचे की तरफ है, लोअर साइड पर है, तो इसके डाइपोल मोमेंट में एरो का हेड लोअर साइड पे होगा, और जब मॉलिक्यूल रोटेट करेगा इसका नेगेटिव पार्ट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट का एरो हेड भी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, और जब मॉलिक्यूल फर्दर रोटेट करेगा इसका नेगेटिव पार्ट अपर साइड पे जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट का एरो हेड भी अपर पोजीशन पे चला जाएगा। इस तरह जब मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी, और डाइपोल मोमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से एक भी चेंज हो जाए तो ये क्वांटिटी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड चेंज अगर ना भी हो तो इसकी कम डायरेक्शन तो ज़रूर चेंज हो रही है, इट मीन कि डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। व्हेन रोटेशन टेक्स प्लेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस चेंज देयर पोजीशन पीरियोडिकली। ये देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की पोजीशन पीरियोडिकली चेंज हो रही है, एंड देयरफॉर डाइपोल आल्सो चेंजेस इट्स डायरेक्शन, और इसलिए डाइपोल की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इट मीन डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, इट मीन
डाईपोल मोमेंट अंडरगोज चेंज। तो जब मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होती है तो डाईपोल मोमेंट चेंज हो जाता है। फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मॉलिक्यूल इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन। ये देखें, ये माइक्रोवेव रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और माइक्रोवेव रेडिएशन का मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा रोटेटिंग मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। When frequency of change in dipole moment of molecule becomes equal to frequency of microwave radiation, then molecule jumps from lower rotational level to high rotational level. जब डाईपोल मोमेंट में चेंज की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा और लोअर रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में चला जाएगा। When frequency of change in dipole moment of molecule becomes equal to frequency of microwave radiation, then molecule absorbs microwave radiations and jumps from lower rotational level to high rotational level. इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोवेव ट्रांजिशन या रोटेशनल ट्रांजिशन। प्योर रोटेशन में मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता, और सेंटर ऑफ मास चेंज होने का मतलब ये है कि वाइब्रेशन नहीं होती, यानी प्योर रोटेशन में वाइब्रेशन नहीं होगी। लेकिन ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि प्योर रोटेशन बहुत कम ही होती है, आमतौर पर जब रोटेशन होती है तो साथ वाइब्रेशन भी हो ही जाती है। लेकिन फिलहाल अर्ली स्टेज पे हम सिर्फ ये सपोज करके चलेंगे कि जब मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो इस दौरान वाइब्रेशन नहीं होगी। तो ऐसी रोटेशन जिसमें मॉलिक्यूल वाइब्रेट ना करे उसे कहते हैं प्योर रोटेशन। फॉर प्योर रोटेशन मॉलिक्यूल डू नॉट center of mass of molecule do not change. It means there should be no vibration. There should be no vibration during rotation. अब हमने कहा कि पोलर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें परमानेंट डाइपोल होता है और इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है। अलबत्ता जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं इनमें चूंकि डाइपोल नहीं होते, इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए ये मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर माइक्रोवेव इनएक्टिव बिकॉज देयर डाइपोल मोमेंट इज जीरो। इसमें म्यू की वैल्यू जीरो है। अब ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, ईथीन, ईथीन को इथाइलिन भी कहते हैं। सिमिलरली इथाइन दैट इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और ये माइक्रोवेव इनएक्टिव हैं क्योंकि इनमें डाइपोल नहीं होते। देयरफॉर they do not interact with electric field of radiation and they produce no microwave spectra. ये अब हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा का। तो इसमें हम रोटेशनल एनर्जी को भी ब्रीफली देखेंगे और आगे चल के हम रोटेशनल एनर्जी की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि रोटेशनल एनर्जी की कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं। लेट्स सपोज रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू 5 जॉल, 10 जॉल, 15 जॉल, 20 जॉल अगर हो, सपोज कर लेते हैं कि अगर रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू 5 जॉल, 10 जॉल, 15 जॉल है तो मॉलिक्यूल जब 5 जॉल से ऊपर जाएगा तो फिर 10 जॉल पे चला जाएगा, यानी उसकी रोटेशनल एनर्जी जब 5 जॉल से बढ़ेगी तो फिर वो 10 पे जाएगी। 5 और 10 के दरमियान इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो क्वांटाइज्ड पैरामीटर वो होता है जिसकी स्पेसिफिक वैल्यूज हों, यानी अगर कोई आदमी 17 स्केल में काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय, वहां से जब वो जंप करेगा, जब उसकी प्रमोशन होगी तो फिर वो 18 स्केल में जाएगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी की 17 स्केल से प्रमोशन हुई और वो
17.5 स्केल में चला गया या 17.7 स्केल में चला गया। 17 से जब कोई एम्प्लॉई प्रमोट होगा तो 18 में जाएगा, जब 18 से प्रमोट होगा तो 19 में जाएगा, 18.5 में या 18.2 में नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो स्केल होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में स्केल और ग्रेड्स होते हैं, ये क्वांटाइज्ड होते हैं, इनकी फिक्स वैल्यूज होती हैं। तो रोटेशनल एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। इसकी क्वांटाइज्ड वैल्यूज की हम मज़ीद वजाहत करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में चल के। क्वांटम एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, रोटेशनल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सर्टन डेफिनेट वैल्यूज। और ये जो वैल्यूज हैं रोटेशनल एनर्जी की, ये डिपेंड करती हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर पे। जिस तरह हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े हैं, इसी तरह रोटेशनल क्वांटम नंबर होते हैं जिनको जे से, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और रोटेशनल क्वांटम नंबर की फिक्स वैल्यूज होती हैं, इसलिए जो क्वांटिटीज़ रोटेशनल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती हैं उनकी भी फिक्स वैल्यूज होती हैं, और उन क्वांटिटीज़ को क्वांटाइज्ड कहते हैं। जो क्वांटिटी क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, जिस क्वांटिटी की वैल्यू क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करती है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कि ये क्वांटाइज्ड है। तो रोटेशनल एनर्जी चूंकि रोटेशनल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, इसलिए हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ये देखें, इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। ये देखें, रोटेशनल एनर्जी को ई जे से हमने रिप्रेजेंट किया, और ई जे की वैल्यू डिपेंड करती है रोटेशनल क्वांटम नंबर पे। रोटेशनल क्वांटम नंबर को हमने जे से रिप्रेजेंट किया है। ये देखें, ये ब्लू से ये जे लिखा है, जे इंटू जे प्लस 1। आगे ये वैल्यूज, ये जो रेड में वैल्यूज लिखी हैं, ये कांस्टेंट है। ये बल्कि इसको ग्रीन से लिखते हैं। ये ग्रीन में जो वैल्यूज लिखी हैं ये कांस्टेंट है, जो रेड में ब्लू में लिखी हैं ये वेरिएबल है। एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट है। आई से रिप्रेजेंट किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ये वेरिएबल है। और रोटेशनल क्वांटम नंबर भी चेंज होता है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। जब मॉलिक्यूल रोटेशनल लेवल अपना चेंज करेगा तो उसका रोटेशनल क्वांटम नंबर भी चेंज हो जाएगा। ये जे से रिप्रेजेंट किया है रोटेशनल क्वांटम नंबर को। द वैल्यूज ऑफ रोटेशनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर, एंड दीज वैल्यूज आल्सो डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पे भी डिपेंड करती है। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, अनदर एक्सप्रेशन, रोटेशनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन इक्वेशन को हम नेक्स्ट चल के डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी क्वांटाइज्ड है, इसकी वैल्यू भी रोटेशनल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। ये देखें, ये L की वैल्यू भी रोटेशनल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। ये J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर, h/2 पाई इज कांस्टेंट। अब हमने अब तक ये डिस्कस किया है कि रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड है और एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। ये देखिए, ये एक्सप्रेशन है रोटेशनल एनर्जी की, और ये वैल्यू J की वैल्यू पे डिपेंड करती है। इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि रोटेशनल एनर्जी रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करती है, इसलिए ये क्वांटाइज्ड है। और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करती है, इसलिए हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। ये एक्सप्रेशन है एंगुलर मोमेंटम की। और रोटेशनल एनर्जी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पे भी डिपेंड करती है। ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करती है द वैल्यू ऑफ रोटेशनल एनर्जी, और ये सेकंड एक्सप्रेशन ये रिप्रेजेंट करती है, अगेन इट इज़ फॉर रोटेशनल एनर्जी। और यहाँ पर शो किया गया है कि रोटेशनल एनर्जी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पे भी डिपेंड करती है, और एंगुलर मोमेंटम इटसेल्फ डिपेंड करता है एंगुलर क्वांटम नंबर पे। द रोटेशनल एनर्जी एंड एंगुलर क्वांटम नंबर, दीज आर क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंट rotational energy and angular momentum both are quantized
बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ऑन रोटेशनल क्वांटम नंबर। चूँकि रोटेशनल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्वांटाइज्ड पैरामीटर्स हैं। देयर वैल्यूज आल्सो चेंज विद साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी रोटेशनल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज सिर्फ रोटेशनल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये वैल्यूज साइज और शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करती हैं। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 से ऑनवर्ड कुछ भी हो सकती है, यानी ये वैल्यू होल नंबर में होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। यहाँ से ये देखें, ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बताती है कि रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यूज होल नंबर में होगी। The values of rotational quantum number are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. अब चूंकि रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यूज फिक्स हैं, ये देखें ये वैल्यू 0.5 नहीं हो सकती, ये वैल्यू रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती, 1.3 नहीं हो सकती, 1.2 नहीं हो सकती, 1.6 नहीं हो सकती, 1.7, 1.8, 1.9, 1.95, 1.99 नहीं हो सकती। क्योंकि रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 1 से इंक्रीज होगी तो ये 2 होगी, और 2 से इंक्रीज होगी तो 3 होगी, 3 के बाद 4 होगी। चूंकि रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यूज फिक्स हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो क्वांटिटीज रोटेशनल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेंगी उनकी वैल्यूज भी फिक्स होंगी, और वो क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड कहलाएंगी। इसलिए रोटेशनल एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, रोटेशनल क्वांटम नंबर भी क्वांटाइज्ड है। थैंक यू वेरी माय डियर स्टूडेंट्स। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर हम फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।